हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th जेएनवीएसटी, यानी जो भी स्टूडेंट बेटा जो क्लास 11th का जो जेएनवीएसटी का पेपर आता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आज मैं आपको कराने वाली हूँ बेटा टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जिन भी बच्चों को स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जैसा आपका एग्जाम आता है। ठीक है, तो बिलीव मी स्टूडेंट्स, ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सारे के सारे बच्चे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास 11 जेएनवीएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज वाला सेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आज आपको मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा। मैं यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और साथ के साथ क्वेश्चंस को कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बेटा, तो जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अभी क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए बेटा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने मैथ्स के आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो आइए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरी तरफ से सभी बच्चों को राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, तो आइए वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर आपसे बोला हुआ है स्टूडेंट्स कि द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स, किनके बीच में आपको रिलेशनशिप ढूंढनी है बेटा। पहला है मीन यानी कि माध्य, दूसरा है बेटा मीडियन यानी कि माध्यक, और मोड का मतलब क्या होता है बेटा, बहुलक। तो इन तीनों का आपसी रिलेशन क्या है। तो जो भी बच्चे बेटा क्लास 10th में जिन्होंने ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक यानी कि आपका सांख्यिकी, उस चैप्टर में इन तीनों का रिलेशन दिया हुआ है बेटा। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ बच्चे, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना बच्चे। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। इसमें से प्रोबेबिलिटी जो है हो ही नहीं सकती, ये आपसे पूछा हुआ है। अब चार ऑप्शन आपके पास है बेटा, और आपको चारों ऑप्शन में से दिखाई दे रहा होगा कि एक संख्या नेगेटिव है। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा बच्चे 0 से 1 के बीच में लाई करती है। वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, बट इट कांट बी नेगेटिव। वो कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब इज दिस, यानी कि बेटा एक दोषपूर्ण बल्ब की संभावना दी हुई, जिसमें मतलब कुछ डिफेक्ट है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और आपसे बोला हुआ है कि टोटल बल्ब कितने हैं बेटा, 500 बल्ब। तो आपको ये पूछा हुआ है कि उन 500 बल्ब में से कितने बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव है, जो कि खराब है, जिनमें दोष है। ठीक है बेटा, तो एक बात बताइए, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है बच्चे, कितनी प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा, 0.04। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी, जो आपकी वैल्यू आई होगी, इसमें आपने डिफेक्टिव बल्ब को लिया होगा। अब मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि हमारे पास x डिफेक्टिव बल्ब है। लेट बच्चों डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू एक्स, यानी जो आपके खराब बल्ब है ना उनको मैंने x मान लिया। तो नीचे क्या आता है बेटा, नीचे आता है आपका टोटल बल्ब, है ना। फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्रोबेबिलिटी का, कि भाई फेवरेबल आउटकम ऊपर रखेंगे और टोटल आउटकम नीचे रखेंगे। उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको 0.04 दी हुई है। अब x का वैल्यू आप कैसे निकालोगे बेटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा बेटा आंसर, 20। यानी कि 20 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव है। क्लियर हो गई बात बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन अ क्यूबॉइड वाटर वेयर हाउस ऑफ डायमेंशंस दिस। देखो बेटा, एक ना आपको बोला हुआ है कि एक वेयर हाउस है, ठीक है, यानी एक गोदाम है।
जो कि कौन से शेप का है बेटा, जिसका आकार क्या है बच्चे, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब उस घनाभ यानी कि उस गोदाम के अंदर आप छोटे छोटे बॉक्सेस रख रहे हो, और उन बॉक्सेस का जो स्पेस है बेटा, यानी उनका आयतन, वो कितनी जगह घेर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ है 0.96। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि आप उस गोदाम में कितने बॉक्सेस रख सकते हो। तो देखो, आपको बेसिकली नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। इस तरीके का सवाल बेटा जब भी एग्जाम में आए, आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस भी जगह आप बॉक्सेस को रख रहे हो उसका वॉल्यूम आप निकालोगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लेंगे बेटा। ठीक है, घनाभ का हम आयतन लेंगे बच्चे। ठीक है, नीचे हम क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, कि भाई हर एक बॉक्स का कितना वॉल्यूम है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटा, और ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है 0.96। तो बेटा सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 0.96। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत जरूरी है ये चीज, कि सारी की सारी यूनिट बेटा आपकी सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी अलग यूनिट में जा रहा है, कि सपोज अगर मैं 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको पहले सबको सेम बनाना है। बट यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ऑल आर इन मीटर्स, तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा 480 अपॉन 0.96। अब आप पॉइंट रिमूव करो बच्चे, अब आप पॉइंट रिमूव करोगे तो ऊपर जो है 2 जीरो आ जाएगा, और नीचे बेटा आ गया 96। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे हम, 48 से डिवाइड करिए, ऊपर बेटा 1000 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, और ये आपका आंसर आ जाएगा 500 बॉक्सेस। यानी कि आप कितने बक्से रख सकते हैं बेटा, आप 500 बक्से उसमें रख सकते हैं गोदाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो इस तरीके के क्वेश्चन ही बेटा पेपर में आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है बेटा, कि अगर एक सर्कल का एरिया, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस के 3 गुने के बराबर है, तो बताइए रेडियस क्या होगी। मतलब बच्चों यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वो उसकी परिधि के 3 गुने के बराबर है। अच्छा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब ये किसके बराबर है, ये परिधि, परिधि कितनी होती है बेटा वृत्त की, 2 पाई आर, उसके 3 गुना के बराबर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी। तो देखो आपने करना क्या है बेटा, पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये आर को आप कैसे लिख सकते हो, आर मल्टीप्लाई आर, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर, तो बेटा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, यहाँ पर आर बच गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी बेटा रेडियस कितनी आ गई, रेडियस ही आपकी त्रिज्या होती है 6 यूनिट, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष की ऊंचाई का कोण, मान लो बेटा एक टावर है, ठीक है, उसकी ऊंचाई का कोण, यानी देखो उन्नयन कोण का मतलब होता है जब आप नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ देखते हो, एलिवेशन वाला जो एंगल होता है। यानी मान लो इस टावर की कोई ऊंचाई रही होगी बेटा, यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब हुआ क्या है बेटा, कि द हाइट ऑफ द टावर इंक्रीजेस, अब हमने उस टावर की हाइट को बढ़ा दिया, यानी थोड़ा और बड़ा टावर बना दिया। देखो टावर की हाइट तो हम बढ़ा सकते हैं ना, तो हमने टावर को थोड़ा और बड़ा बना दिया सपोज। अब हुआ क्या बेटा, ऐसा करने की वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, वो 30 से 60 हो गया। सिंपल सी बात है बेटा, अब आपको और ऊपर देखना पड़ेगा, तो आपकी आंखों से जो एंगल बनेगा वो और ज्यादा बनेगा। यानी बेटा अब जो एंगल बनेगा बच्चे, वो बनेगा बेटा 60 डिग्री। कितना बनेगा बेटा, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है, और एक और बात आपको बोली हुई है कि जिस पॉइंट से आप देख रहे हो ना टावर को, उस पॉइंट से लेकर टावर के बॉटम का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, 200 मीटर। कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछा हुआ है, हाउ मच डिड द टावर ग्रो, यानी भाई टावर की आपने कितनी लंबाई बढ़ाई। यानी आपसे सपोज मैं इसका नाम सी दे दूं और इसको डी दे दूं, तो आपसे बेटा एसी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है बच्चे, एसी। तो हम मान लेते हैं बेटा कि AC हमारा x है, AC हमारा क्या है बेटा, x है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये वाला साइड निकालिए बेटा, तो आप लगाएंगे यहाँ पे 10 30 डिग्री, क्योंकि 10 30 डिग्री क्या होता है बेटा, P अपॉन V, हमें पता है ये 90 डिग्री है बेटा। तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका
सॉरी बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने और ये बेस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ए बी अपॉन बी डी यानी 200 अपॉन, सॉरी 200 नहीं, ए बी तो आपको नहीं पता है। एक मिनट बेटा, इस तरीके से नहीं, बताती हूँ मैं आपको। देखिए, आप ए बी की जगह तो बेटा ए बी लिखोगे, नीचे आपका 200 हो जाएगा। 1030 होता है बेटा 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 200। तो ए बी का वैल्यू बेटा आ गया 200 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब हमें आधी हाइट तो मिल गई, लेकिन हमें तो ये पता करना है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप लगाओगे बेटा 1060 डिग्री। तो 1060 डिग्री क्या होता है बच्चे, 1060 डिग्री के लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने फॉर्मूला लगाना है P अपॉन बी। इस बार आप लोगे बेटा पूरी हाइट यानी कि BC अपॉन BD। तो बेटा BC की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस एक्स, हमने AC को x माना है ना, और नीचे बेटा BD की जगह आप 200 लिखोगे। अब देखो करना क्या है, 1060 कितना होता है बच्चे, रूट 3। AB की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, AB की जगह आप यही लिख सकते हो 200 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स बटे में 200। अब आप देखो करोगे क्या, इसके बाद आप 200 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 200 रूट 3 और यहाँ पर हो गया बेटा 200 अपॉन 3 प्लस का x। हमें x ही तो पता करना है बेटा, तो हम 200 रूट 3 में से 200 अपॉन रूट 3 को माइनस कर देंगे, नीचे बेटा 1 ले लो। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट 3 हो जाएगा। फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। 3 टू जा 6 यानी 600 माइनस 200। तो बेटा x का वैल्यू आ गया 400 अपॉन रूट 3, यानी कि कितना हाइट बढ़ी है बेटा, 400 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलो ओके बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बेटा बहुत इजी होते हैं, अगर आपने सेम टाइप के क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लिए ना तो आप इजीली कर लोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है और आपको गिवन है कुछ, आपको बेटा ये गिवन है कि 10a बराबर 1 है। तो बेटा आप पता है क्या करोगे, हमें पता है कि 10 की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 होती है बच्चों, 45 पे। तो हम ये लिखेंगे 10 45 डिग्री, यानी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा बेटा, a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ए हमें मिल गया, अब हम इसमें पुट कर देंगे बेटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो बेटा साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन रूट 2, आप स्क्वायर करिए। और कॉस 45 का वैल्यू भी यही होता है बेटा 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर आ गया 1 अपॉन 2 और नीचे भी कितना आ गया बेटा 1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी यहाँ पर भी 3 अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 अपॉन 2। तो आपका आंसर 1 आएगा बेटा, कितना आएगा आपका आंसर, 1 आएगा। ठीक है, आपको पूरा कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, हमें क्लियर दिख रहा है बेटा ऊपर नीचे आपका सेम है, तो कैंसल आउट करिए, आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री का, आपको इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर आप सिंपल देखिए क्या लॉजिक लगाइए, सिंपल आपने पहले ना इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो ये हो गया cos 1 प्लस साइन थीटा, फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करेंगे बेटा तो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर आप लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर होगा फिर b का स्क्वायर होगा बेटा, यानी हम b यहाँ पर किसको मान के चल रहे हैं बेटा, साइन थीटा को ही तो मान के चल रहे हैं। उसके बाद 2ab होता है ना बेटा, तो 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1, ये आ गया। चलिए प्लस का क्या आ गया बेटा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पर बेटा आप क्या लेंगे, 1 की जगह 1 आ गया बेटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और आप कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिख लो। ठीक है, साथ में आ गया बेटा 2 साइन थीटा, कितना आ गया बच्चे, 2 साइन थीटा आ गया। एक सेकेंड, हाँ। तो अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे cos 1 प्लस साइन थीटा, हमें अच्छे से पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और साइड में क्या है बेटा, कॉस थीटा है। अब देखो आप ऊपर से ना 2 कॉमन ले लो, जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, है ना, और नीचे क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब बेटा साइन 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसल हो जाएगा
आपका आंसर आ गया 2 अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा? 2 सेक थीटा। यानी आपका आंसर क्या आ गया बच्चे? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बच्चे। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको बेटा यहाँ पे क्या बताना है? 20th टर्म बतानी है। ठीक है, आपको एपी गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एपी देखकर हमें पहली टर्म क्या मिल गई बेटा? 5। डी का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों का डिफरेंस। तो 9 माइनस 5 कितना हो गया बच्चे? 4। आपको 20th टर्म निकालना है, यानी आपको ए 20 निकालना है बेटा। क्या होगा? ए प्लस 19 डी। यही तो फॉर्मूला होता है बच्चे। ए की जगह 5 लिखोगे, 19 मल्टीप्लाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 प्लस 4 9 जा 36। ठीक है, 76 प्लस 5 बेटा कितना आ जाएगा आपका? 81। यानी कि सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। इस तरीके से करना था। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो एपी के क्वेश्चन भी बेटा बहुत आते हैं, तो इसलिए एपी को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में ना आपको बोला हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है ना इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, इस बहुपद के क्या है बेटा? शून्यक है। यहाँ पे शून्यक आएगा। ठीक है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। देखो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहले या तो आप दोनों अल्फा बीटा निकालो, या फिर आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, और वो इसका ट्रिक है। देखो क्या, हमें पता है बेटा जनरल इक्वेशन ये होती है। जिस बच्चे को ये वाली ट्रिक पता होगी वो इस क्वेश्चन को मिनटों में कर लेगा बेटा। मिनटों में भी ज्यादा बोल दिया मैंने, सेकंड्स में कर लेगा। देखिए अगर आप इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, और जिस बच्चे को ये वाला ट्रिक नहीं पता होगा वो क्या करेगा? वो जाएगा सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेगा, उसके बाद वो पहले अल्फा निकालेगा फिर बीटा निकालेगा, तब वो सॉल्व कर पाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन में अपना टाइम सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा आपको एक बेलन का आयतन निकालना है और आपको रेडियस और हाइट गिवन है। भाई बेलन का आयतन क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। आर की जगह आप क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। और हाइट आपको 10 दी हुई है। अब देखो बेटा आपने करना क्या है, 7 को आप 2 बार लिखेंगे। 7 को क्या करेंगे आप? एक मिनट, देखिए आपने यहाँ पर, हाँ, मल्टीप्लाई में 10, तो 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आ गया बेटा, ये हो गया 154 मल्टीप्लाई 10, यानी 1540। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अब देखो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है आपको डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? डी। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ बेटा, जनरल इक्वेशन जो होती है ना बच्चे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब बेटा द्विघात समीकरण, उसका जो आपका जनरल एक मतलब जो आपका रूप होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। कंपेयर करो बेटा, तो ए का वैल्यू 2 आ गया, बी का वैल्यू -3 आ गया और सी का वैल्यू 5 आ गया। इसमें पुट कर दो। ठीक है बेटा, एक मिनट, इसमें आप पुट करिए। तो आप क्या करोगे? -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो क्या होगा बेटा? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो यहाँ पे बेटा आपका आंसर आ गया माइनस का 31। ठीक है, तो माइनस का 31। और बेटा डी आपका नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे? नेगेटिव। यानी यहाँ पर रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे होंगे बेटा? वास्तविक मूल नहीं होगा आपका, जो है बेटा वास्तविक मूल्य नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स की एक सर्कल की बात की जा रही है। एक सर्कल में बेटा एक जीवा दी हुई है और यहाँ पे कहीं केंद्र होगा बच्चे। जीवा की लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है और आपसे बोला हुआ है कि जीवा या सॉरी सर्कल के सेंटर से जीवा की दूरी, यानी ये सर्कल का सेंटर है बेटा, जीवा की दूरी आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब एक बात बता देती हूँ मैं आपको, ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा सर्कल का, कि सर्कल के सेंटर से जब आप जीवा पर बेटा एक लाइन पास करते हो तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। यानी अगर ये टोटल 16 है तो ये वाला हिस्सा बेटा 8 होगा। ये क्या होगा बच्चे? 8। ठीक है, तो और आपको ये वाला भी एक रूल पता होगा बेटा,
कि सर्कल से जो लाइन आप पास करते हो ना, वो बेसिकली जीवा को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है बेटा, यानी ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो अगर आपको बेटा रेडियस निकालनी है तो आप लगाइए पाइथागोरस। हमें पता है 90 के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है ना। और आपको P भी पता है, आपको B भी पता है। तो आप P की जगह क्या लिखोगे, 6 का स्क्वायर, B की जगह 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर ये 36 हो गया, ये हो गया 64। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। एच कैसे निकालोगे, 100 का बेटा वर्गमूल लेकर। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन सही आंसर। क्या हो गया बच्चे, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सारी थ्योरम्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और हर एक थ्योरम का जो भी बेटा जो उसमें बताया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सर्कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। आपको बेटा मिड पॉइंट निकालना है। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, कोई लाइन है बेटा जिसके पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इसको आप x1 y1, इसे x2 y2। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है बेटा, सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा -2,5 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। आपको बीच वाला पॉइंट निकालना है, यानी आपको x और y निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ बेटा, x1 + x2/2 और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। सॉल्व करिए बेटा, आपको सारी वैल्यूज पता है। -2 + 4/2 यानी 2/2 विच इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 5 - 3/2 यानी कि 2/2। तो y भी कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। यानी x और y दोनों मिड पॉइंट आपके, मतलब सॉरी, जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं बेटा, निर्देशांक आए हैं, वो 1,1 आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखो आपको एक कोन का ना, कोन का क्या निकालना है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कोन का बेटा CSA क्या होता है, इसको हम इन शॉर्ट CSA भी लिख सकते हैं। तो कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा πRL। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है। आर हमको क्वेश्चन में बेटा 5 दिया हुआ है, और एल का मतलब क्या होता है बच्चे, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तियर्क ऊंचाई। तो वो आपको 13 दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा, 13। तो बस आप इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 204.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगी बेटा, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लोगे सारे, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक सर्कल है बेटा, ठीक है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अच्छा, इसको मान लेते हैं P। अब हो क्या रहा है बेटा, कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, यहां से आपने दो टेंजेंट को बनाया है, PA और PB। ठीक है, तो अब सपोज एक टेंजेंट बेटा ऐसे गई, ये हो गया PA, और एक टेंजेंट सपोज ऐसे गई, ये हो गया PB। और यहाँ पे कहीं सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ से क्या हुआ है बेटा, आपसे आगे पूछा जा रहा है कि पहले बताया है यहाँ पर कि जो दोनों टेंजेंट्स है ना, वो बेटा इंक्लाइंड हो रखी है 80 डिग्री पे। कैसे इंक्लाइंड हो रखी है बेटा, 80 डिग्री पे। अब देखो आपसे क्वेश्चन में POA पूछा है, यानी पहले तो हम P और O को ज्वाइन करेंगे। POA आपसे ये वाला एंगल पूछा है बेटा, ठीक है, ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ये अधूरा आधा एंगल निकालने से बेटर है ना, पहले हम पूरा एंगल निकालें। देखिए बेटा, आपको ये वाली बात भी पता होगी कि सेंटर से जो लाइन टेंजेंट को पास होती है बेटा, वो होती है बेटा परपेंडिकुलर। यानी कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं, देखो चार भुजाएं हैं ना, 1 2 3 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल की तरह ही है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा बना हुआ। ठीक है, मैं इसको ना दोबारा बना देती हूँ, तो और बेटर आपको समझ आ जाएगा। रुको मैं बना देती हूँ इसको सही से। ठीक है, एटलीस्ट आपको क्वाड्रिलेटरल जैसा लगे ना। सर्कल थोड़ा गड़बड़ हो गया, वेट बेटा वेट। ठीक है, तो ये ले लिया हमने दो टेंजेंट्स यहाँ पे ऐसे। अब देखो, अब लग रहा है ना बेटा, ये आपका यहाँ पे कहीं सेंटर आ गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया। हमने P और O को ज्वाइन कर दिया। ये एंगल आपसे पूछा हुआ है, ये 90 है, ये 90 है, और ये पूरा 80 डिग्री है। तो बेटा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तीन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबको प्लस करो, 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 180। 180 में आप क्या करेंगे बच्चे, एक सेकेंड,
ठीक है, 80 प्लस करेंगे ना, 8 8 16 260 डिग्री हो गया। ओके, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा एंगल AOB कितना आ जाएगा, 360 में से 260 को करिए माइनस, तो यहाँ पर आपका एंगल आ जाएगा बच्चे 100 डिग्री। कितना आ गया बच्चे, 100 डिग्री आपका एंगल आ गया। अब देखो हमें ना ये वाला एंगल निकालना है। अब मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे बेटा, ठीक है, सर्वांगसम प्रूफ करोगे, तो ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, तो यानी ये दोनों एंगल बेटा बराबर होंगे। अगर ये पूरा एंगल 100 है बेटा, तो एंगल एंगल POA जो है ना 100 का आधा होगा। क्या होगा, अरे बेटा ये तो पूरा ही हट गया। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, सॉरी बच्चों, ये गलती से ना पूरा हट गया मेरे से। ठीक है, हाँ, तो आई होप आप समझ तो गए ही होंगे सारी बातें। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है ये 80 डिग्री था आपका। हाँ, तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल AOB बेटा आपका जब आप सॉल्व करोगे 360 डिग्री में से 260 डिग्री माइनस करिए, एंगल AOB बेटा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल जो आपका ये आएगा ना बेटा POA, वो 100 डिग्री का आधा होगा, यानी कि 50 डिग्री। आंसर कितना होगा बेटा इसका, 50 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन 17 की। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ABCD, और किसी एक के कोऑर्डिनेट नहीं है, आपको बताना है। -3 -1, बी बेटा A, B, और ये क्या है 3, और ये क्या है 4, 3। तो देखो मैं आपको बता दे रही हूँ इस वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं। आप सबसे पहले बनाइए डायगोनल। क्या बनाइए बेटा, डायगोनल। समांतर चतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित। यानी कि अगर यहाँ पर मैं कोई कोऑर्डिनेट बता दूं बेटा, सपोज A और B, तो ये सबके लिए सेम होगा, इस वाले डायगोनल के लिए भी और इस वाले डायगोनल के लिए भी। तो पहले हम A और B को निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि बेटा ये मिड पॉइंट ही है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, मिड पॉइंट है। तो बेटा A कैसे निकालोगे, हम बात कर रहे हैं बेटा AC की। किसकी बात कर रहे हैं, AC। तो इसे हम x1 y1 और इसको हम x2 y2 लेंगे। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो A निकालने का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2, यानी कि -3 प्लस 3/2, तो ये तो बेटा 0 हो गया। बी की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो y1 प्लस y2/2, यानी कि -1 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 2/2 बराबर 1। यानी हमें ए बी तो मिल गया। अब देखो आपने करना क्या है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। बी और डी की बात हो रही है ना बेटा, हमें ए बी तो निकालना है। अच्छा, मैंने ए बी नाम रख दिया। अच्छा, एक काम करते बेटा, नाम बदल देते हैं, इनका नाम वही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ए बी है, तो इसका नाम हम जो है एक्स वाई से रखेंगे। क्लियर हो गई बात। नाम से तो कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है बच्चे, बट ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास ए बी था तो मैंने एक्स वाई रख दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें एक्स वाई ऑलरेडी पता है, कितना है बेटा 0, 1। हमें बी जो है, हमें ए बी दिया हुआ है, और हमको डी पता है 4, 3। अब आप यहाँ पर भी लगाओगे मिड पॉइंट फॉर्मूला ही, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपका x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये और y2 ये। तो आप x कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2/2। तो x आपका बेटा यहाँ पर 0 है, x1 क्या है बेटा a, x2 क्या है बेटा 4 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, तो 0 बराबर a प्लस 4, तो a का वैल्यू बेटा आ गया -4। इस तरीके से सिमिलरली बच्चों y बराबर है y1 प्लस y2। ठीक है, तो y की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, y की जगह 1 हो गया, अपॉन में 2 है। y1 कितना है बेटा b, और y2 कितना है 3, तो यानी 2 बराबर में b प्लस 3, तो b कितना हो जाएगा बेटा 2 - 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी आपका -4 -1, बी ऑप्शन। सही आंसर क्या हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला हुआ है कि ये वाली संख्या क्या है बेटा। याद रखिए, किसी भी इररेशनल नंबर को अगर आप किसी रैशनल के साथ जोड़ोगे भी ना, तब भी आपका आंसर जो है बेटा इररेशनल ही आएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या है बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, तो आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में 60 को जो है ना बेटा प्राइम फैक्टराइज करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 60 को प्राइम फैक्टराइज करिए बेटा 30, उसके बाद 15, है ना, ये आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 3 × 5। तो यहाँ पे बेटा आपका पहला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और बात बेटा, आपको अभाज्य गुणनखंड लेने हैं।
ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला हुआ है कि ये जो लाइंस आपको दी हुई है ना, इसमें से कौन सी रेखाएं ये हैं। तो देखो, इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है बेटा। यहाँ पर अगर आप 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 और दूसरी तरफ 4x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0, तो बेटा कंपेयर करो। ठीक है, जनरल इक्वेशन जो होती है ना वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही बेटा ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a1 2 आ गया, b1 3 आ गया और c1 बेटा माइनस का 5 आ गया। सिमिलरली a2 4 आ गया बच्चे, b2 आ गया 6 और c2 आ गया माइनस का 10। सबका रेशियो निकालो। ठीक है, तो a1 बाय a2 निकालेंगे बच्चे, तो 2/4 कितना आ गया, 1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बाय b2 यानी कि 3/6, ये भी 1/2 आ गया। अब हम निकालेंगे c1 बाय c2 यानी माइनस 5 अपॉन माइनस का 10, ये भी 1/2 आ गया। अब तीनों बराबर है बेटा, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अगर तीनों बराबर होते हैं बेटा, तीनों बराबर, तो ये वाली लाइन होती है आपकी कोइंसिडेंट। क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका आज वाला सेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो मैंने आज आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और सेशन को जरूर लाइक करना बेटा। तो ऐसे ही और 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो अब मैं आपको जो 20 क्वेश्चन कराऊंगी बेटा, वो मैं कराऊंगी फ्राइडे को। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी बेटा जो भी स्टूडेंट्स अभी मुझे लाइव देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चे बेटा वेदा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर है बेटा कि आप यहाँ पर आप हमसे जो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिए बेटा। और आपके जो भी छोटे भाई बहन है बेटा जो क्लास 9th जेएनवी या क्लास 6 जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो प्रॉपर यहाँ पर बेटा सारा मटेरियल मिलेगा। ठीक है, हम पूरा बैच वगैरह हर एक चीज यहाँ पर करवाते हैं, तो आप सारी चीजें जो है उनको हेल्प कर सकते हो उस ऐप के थ्रू, तो उनको सजेस्ट करिएगा। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय बच्चों।